हमने चैप्टर नंबर 2 करा था, उसका नाम भी उपभोक्ता का संतुलन था। बट वो जो मैंने आपको बोला कि भाई जो उपभोक्ता का संतुलन है वो दो अप्रोचेस से निकल सकता है। एक होता है क्रमवाचक अवधारणा, एक होती है गणनावाचक अवधारणा। अभी हमने जो पढ़ी है वो गणनावाचक पढ़ी है, उपयोगिता विश्लेषण जिसको कहते हैं। सर जी, हाँ जी। वो कल मेरा हिंदी का एग्जाम है तो मैं प्रिपरेशन कर लूँ। आप इसकी रिकॉर्ड तो करेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो वो देख लूँगी ना। ठीक है। तो जो चैप्टर और नंबर, सर जी पीडीएफ भी भेज देना। ठीक है ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है, इसका नाम भी जो है उपभोक्ता का संतुलन ही है, ठीक है। लेकिन अब हमें जो पढ़ना है उपभोक्ता का संतुलन, यह हमें कौन सी अप्रोच से पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है क्रमवाचक अवधारणा भी इसको कह सकते हो, क्रमवाचक अवधारणा, ठीक है। ये हमें पढ़नी है। वो जो थी अभी जो हमने इससे प्रीवियस पढ़ी है वो है गणनावाचक अवधारणा, ठीक है। या आपकी बुक में इसको जो है, एक वर्ड आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो वर्ड है ये है उदासीनता, ठीक है। उदासीनता कह लीजिए, या आप इसको जो है तटस्थता कह लीजिए, या आप इसको है अंधिमान कह लीजिए। ये जो है एक ही चीज़ होती है, ठीक है जी। उदासीनता वक्र, अंधिमान वक्र या तटस्थता वक्र, ये एक ही चीज़ होती है। तो आपकी बुक में ये भी लिखा हो सकता है उदासीनता वक्र विश्लेषण, ठीक है, ऐसे भी लिखा हो सकता है उदासीनता वक्र विश्लेषण, उदासीनता वक्र विश्लेषण या तटस्थता वक्र विश्लेषण या अंधिमान वक्र विश्लेषण। क्योंकि मैंने बोला कि भाई ये आपके जो हैं सेम ही चीज़ें होती हैं, सेम ही नाम है इनके तीनों के। तो हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर? इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए बेटा केवल दो ही कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए केवल दो ही कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। अगर आप उन दो कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपका जो है कल्याण हो जाएगा। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि भाई ये जो है मैं बार बार नहीं बताऊँगा। उदासीनता, तटस्थता और अंधिमान, ये आपकी जो है एक ही चीज़ होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इसको समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको एक तो ये समझना है कि उदासीनता वक्र जो है ये आपका क्या होता है, और दूसरा आपको जो समझना है ये समझना है बजट रेखा जो है क्या होती है। अगर आपने इस दो कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपका जो है काम हो जाएगा। पहला जो है बेटा ये है उदासीनता, दूसरा जो है ये है तटस्थता, और तीसरा जो है आप बताइए आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? और यही तीन नाम होते हैं इसके, और अगर कुछ लिखा हुआ है वो दूसरा कोई कॉन्सेप्ट। वक्र भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सम संतुष्टि वक्र। नहीं बेटा, इसको नहीं बोलते सम संतुष्टि वक्र। सम संतुष्टि वक्र, हाँ हाँ हाँ, सम संतुष्टि वक्र इसको कह सकते हैं, समान संतुष्टि वाला। एक दृष्टिमान वक्र। क्या? एक दृष्टिमान वक्र। नहीं, एक दृष्टि तो नहीं, सम संतुष्टि तो हो सकता है क्योंकि ये समान संतुष्टि दिखाता है। सम संतुष्टि वक्र कह सकते हो आप, ये हो सकता है, ठीक है। तो ये भाई इसके कई सारे नाम हैं, ये सब एक ही चीज़ें होती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, अगर हमें उपभोक्ता का संतुलन पढ़ना है इस अप्रोच से, उदासीनता वक्र विश्लेषण से या क्रमवाचक से, तो मैंने बोला भाई आपको सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। और क्वेश्चन भी इसी के ऊपर ही आते हैं, कोई अलग चीज़ें जो हैं नहीं आती। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके ऊपर ये है आपका उदासीनता वक्र जो है ये क्या होता है? उदासीनता वक्र जो है ये क्या होता है? इसकी विशेषताएं बताइए। इसकी अबे विशेषताएं कैसे लिखते हैं यार? इसकी विशेषताएं बताइए।
ये क्वेश्चन है जो रिपीटेड है एग्जाम में, यही आएगा। अब वो तटस्था वक्र भी बोल सकता है, अंदिबान भी बोल सकता है, तो देख लीजिएगा एक ही क्वेश्चन है ये सारे के सारे। तो क्या है ये, किस चीज़ को उदासीनता वक्र कहते हैं? देखिए, उदासीनता वक्र का मतलब क्या होता है, हम पहले इसके अगर अर्थ लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि यह दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोजनों को प्रकट करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ये क्या कहना चाह रहा है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक लड़का है, इसका नाम अजय है, ठीक है। इसको दो चीज़ें पसंद है, पहला है समोसे और दूसरा है ब्रेड पकोड़े, ठीक है। पहला है समोसे और दूसरा है ब्रेड पकोड़े। इसको ये दोनों पसंद है और हमें ये पता है कि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उपभोग करने से हमें क्या मिलता है, उपयोगिता, संतुष्टि मिलती है बेटा हमको, ठीक है। समान संतुष्टि भी कह सकते हो, समान उपयोगिता भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे ये कह रहा है कि भाई हम यहाँ पे लिखते हैं समोसा, एक ये वस्तु है, और एक हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रेड पकोड़ा, ठीक है, या ब्रेड पकोड़े लिख लीजिए। ये हमने यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे लिखते हैं संतुष्टि। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, संतुष्टि लिख सकते हो, या यहाँ पे जो है उपयोगिता लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ होती है। तो ये आपको ये कह रहा है कि भाई जैसे मान लो मैंने एक समोसे खाए, दो ब्रेड पकोड़े खाए, या दो ये खाए, तीन ये खाए, या तीन ये खाए, दो ये खाए, या मान लीजिए क्या कहते हैं, चार ये खाए, एक ये खाया, पांच ये खाए, दो ये खाए, कुछ भी खा लीजिए। तो आपके पास क्या है, आपके पास कुछ संयोग आए। संयोग का मतलब ये एक समोसा, दो ब्रेड पकोड़े, दो ये, तीन ये, दो ये, चार ये, एक ये, पाँच ये, दो ये हमारे पास कुछ संयोग आए कि आप कुछ भी खा लीजिए। ये वाला पेयर खा लीजिए। मान लो मैंने जब एक समोसा और प्लस दो ब्रेड पकोड़े जब खाए तो मान लीजिए मुझे 10 की संतुष्टि मिली, मान लीजिए। तो मतलब इस वाले पेयर ने, एक समोसे और दो ब्रेड पकोड़े ने कितनी संतुष्टि दी, 10 की। तो अब ये कह रहा है कि अब चाहे आप दो समोसे और तीन ब्रेड पकोड़े खा लो तो भी 10 की मिलेगी, ये खा लो तो भी 10 की मिलेगी, ये खा लो तो भी 10 की मिलेगी, और ये खा लो तो भी 10 की मिलेगी। इसमें से इन संयोगों को नाम दे दो A B C D E, इन सबको नाम दे दीजिए। इल्मा भी आपकी क्लास नहीं है बेटा, कल है। A B C D E कुछ भी खा लीजिए, A B C D E कुछ भी खा लीजिए, आपको जो है समान संतुष्टि मिलेगी, इक्वल की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जो कि है 10। तो ये जो संयोग आए हैं A B C D E, अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दूं, इल्मा आपकी क्लास कर ले बेटा, अभी नहीं है। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दूं तो हमारे पास एक कर्व बनेगा जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा। जब मैं इसको प्लॉट करूँगा तो ऐसे कुछ आएंगे, A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, D बिंदु, ऐसे हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे जब मैं इसको प्लॉट कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ वही वाले, ठीक है। अभी तो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से ऐसे ही मान लिया है, ये मैंने प्लॉट कर दिए। तो इसका ये मतलब है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है कि ये जो कर्व ये जो बना है मेरे पास, ये जो बना है मेरे पास, ये IC मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, IC का मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व।
इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ये क्या कह रहा है कि इस तटस्थ वक्र पे कितने बिंदु हैं, ए बी सी डी ई, मान लो ये बिंदु हैं। तो इन बिंदुओं, ये बिंदु क्या दर्शा रहे हैं, एक समोसा, 2 ब्रेड पकोड़े, 2 समोसे, 3 ये, ऐसे दर्शा रहे हैं। ये इन्हीं को मैंने प्लॉट करा है। तो इसमें से मैं कोई सा भी संयोग चुन लूँ, ये मेरे को 10 की ही सेटिस्फेक्शन देंगे, 10 की ही संतुष्टि देंगे, समान संतुष्टि देंगे उपभोक्ता को। तो ये यहाँ पे मान लीजिए समोसा है और यहाँ पे मान लीजिए ब्रेड पकोड़ा है, ठीक है। तो तटस्थ वक्र जो है, देखो क्या कह रहा था, पहली बात तो बेटा ये 2 वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है, 2 वस्तुओं के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा और 2 वस्तुओं के उन सभी कॉम्बिनेशन को ग्राफ के द्वारा दर्शाएगा जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, उसको जो है तटस्थ वक्र कहते हैं। तो ये जो कर्व बना है ये क्या है, ये जो कर्व बना है इसी कर्व को हम क्या बोलेंगे, इसी कर्व को हम जो है उदासीनता वक्र, तटस्थ वक्र, अंधिमान वक्र कहते हैं। कि इसमें से कोई सा भी संयोग हम चुन लें, उपभोक्ता चाहे ये खाए, चाहे ये खाए, चाहे ये खाए, चाहे ये खाए, उसको 10 की ही संतुष्टि मिलेगी, 10 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये यहाँ पे जो है बता रहा है आपको। बेटा कल है CBSE की क्लास। अब जो है MWF में होती है ना आपकी, अब जो है क्वेश्चन है कि भाई इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। इसकी विशेषताएं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपलसरी है बेटा, विशेषता आएगी इसकी एग्ज़ाम के अंदर। तो इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहली विशेषता ये होती है कि यह बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। ये इसकी जो है सबसे पहली विशेषता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे ये बाएं से दाएं नीचे की ओर जो है ढालू होता है, ये इसकी सबसे पहली विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि यह मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, यह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो होता है ये होता है मूल बिंदु, और इस शेप को हम क्या कहते हैं, जैसे हमने PPC पढ़ा था वो ऐसे बना था, इस शेप को तो कहते हैं नतोदर और इस शेप को क्या कहते हैं, उन्नतोदर, ठीक है। तीसरी इसकी जो विशेषता होती है वो होती है कि यह एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि अगर आपके पास 2 या 2-3 IC हैं तो अगर एक ऐसा बना है तो भाई दूसरा ऐसा नहीं बन सकता, ये आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अगला यहाँ पे लिखेंगे कि यह ना तो x अक्ष को छूते हैं, ना x अक्ष को छूते हैं, ना ही y अक्ष को। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा हवा में रहेगा, ना तो ये x अक्ष होता है बेटा, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। तो ना तो ये कभी ऐसे बनेगा और ना ये कभी ऐसे बनेगा, ना तो x अक्ष को छुएंगे ना y अक्ष को छुएंगे, हमेशा हवा में रहेगा इस तरीके से, ऐसे ये रहेगा हमेशा। दो वक्रों के बीच अनेक वक्र हो सकते हैं, ये इसकी जो है अगली विशेषता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए एक IC ये है और एक IC ये है, तो कह रहा है इन दोनों के बीच में कई सारे कर्व हो सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये 2 बन गए तो इनके बीच में और कोई सा नहीं आएगा, इनके बीच में भी
कई सारे कर्व हो सकते हैं। और लिखेंगे कि उच्चतर उदासीनता वक्र, सबसे उच्चतर लिखेंगे, सबसे उच्चतर उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि दर्शाता है, अधिक संतुष्टि दर्शाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपके पास 4 आईसी हैं, ठीक है, तो सबसे ऊंचा कौन है? आईसी 4 है। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे मान लो इस आईसी पे बेटा जितने भी संयोग है वो 10 की संतुष्टि दर्शा रहे हैं, इस वाले पे 20 की दर्शा रहे हैं, इस वाले पे 30 की दर्शा रहे हैं, और इस वाले पे 40 की दर्शा रहे हैं, मान लीजिए। तो ये कह रहा है जितना ऊंचा आईसी होगा उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन शो करेगा। ये आपको लिखना नहीं है बेटा, 10, 20, 30, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली संतुष्टि को मेजर नहीं किया जा सकता। उपयोगिता में हम क्या कह रहे हैं कि वस्तु का उपभोग करने से संतुष्टि मिलती है, वो मापनीय है, उसको हम माप सकते हैं, लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा रियल लाइफ में, तो यहाँ पे मापनीय नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जितना ऊंचा आईसी होगा, मतलब इस आईसी पे जो संयोग होंगे वो उपभोक्ता को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे एज कंपैरिजन टू इस पे। जितना नीचा आईसी होगा उतनी कम संतुष्टि, जितना ऊंचा आईसी होगा उतनी ज़्यादा संतुष्टि। तो ये 6 विशेषताएं आप इसकी गोल कर पी जाएंगे, फाड़ कर ले जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अच्छा, अब देखिए, चलो उदासीनता वक्र क्या होता है, तटस्थता वक्र क्या होता है, ये तो ठीक है बात, इसकी विशेषताएं भी ठीक है। लेकिन बेटा जो इसकी ये वाली जो विशेषता है और जो ये वाली विशेषता है, ये बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो इसकी विशेषता है ये अपने आप में क्वेश्चन भी है बेटा। वो आपसे यही पूछ लेगा कि उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू क्यों होता है, ये ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ये ऐसे क्यों हो रहा है। तो आपको इसके आंसर में क्या लिखना है, ध्यान से सुन लीजिए कि अगर उपभोक्ता को एक वस्तु का उपभोग बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु का उपभोग घटाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? अगर उपभोक्ता को एक वस्तु का उपभोग बढ़ाना है तो उपभोक्ता को दूसरी वस्तु का उपभोग घटाना पड़ेगा ताकि संतुष्टि का स्तर समान रहे। इस वजह से अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू क्यों होता है, तो अगर एक वस्तु ज़्यादा कंज्यूम करनी है तो दूसरी को घटाना पड़ेगा ताकि संतुष्टि का स्तर समान रहे। दूसरा है बेटा कि ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर क्यों होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सेपरेट क्वेश्चन आता है, रिपीट, भले एक बार को ये पहले वाला ना आए कि बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू क्यों होता है, लेकिन ये बेटा बहुत बारी एग्जाम में आता है कि भाई ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर क्यों होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बेटा, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सीमांत प्रतिस्थापन की दर, इसको कहते हैं इंग्लिश में मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट। ये क्या होती है इसको ज़रा आपको समझना है। शॉर्ट में अगर हम इसको बात करें तो बेटा इसको जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट, कुछ भी कह सकते हो। शॉर्ट में इसको MRS कहते हैं, MRS कहते हैं इसको शॉर्ट में, ठीक है। ये क्या कॉन्सेप्ट है ये समझिए। देखिए ये कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि अभी हमने ऊपर तटस्थता वक्र पढ़ा, कि भाई ये तो ऐसे को बनता है, ऐसे बनता है ना, ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो अभी मैंने बोला कि यहाँ पे जो है समोसा है और यहाँ ब्रेड पकोड़ा है, ठीक है। यहाँ समोसा है और यहाँ ब्रेड पकोड़ा। मान लीजिए
ये एक ए संयोग है, ठीक है। इस ए संयोग पे अजय खा रहा था इन दोनों को, तो इस ए संयोग पे मान लीजिए अजय एक समोसा खा रहा था और 4 ब्रेड पकोड़े खा रहा था, ठीक है। तो 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है बेटा। एक और पॉइंट है इस पे, ये है बी बिंदु। इस बी बिंदु पे क्या हो रहा है, अगर बेटा अब बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो, अगर अजय को एक समोसा बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। ये इसका मन है एक समोसा में ज़्यादा खाऊं, एक समोसा मैं ज़्यादा खाऊं, तो इसको ब्रेड पकोड़ा जो है वो घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? ताकि संतुष्टि का स्तर समान रहे। अभी हमने बोला ना कि भाई एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का उपभोग घटाना पड़ेगा। तो इसने समोसा कितना बढ़ाया? 1। ब्रेड पकोड़े कितने घटाए? 1। ये घटाया ना इसने, एक वस्तु को बढ़ाने के लिए दूसरी इसने घटाई। तो एक समोसा कितनी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए? 1 क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ने 1 ब्रेड पकोड़े का जो है त्याग किया है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी चीज को हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर। क्या कहते हैं इसको? सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं इसको। इसके अगर अब ये जो हमने समझा है, अगर हम इसका अर्थ लिखें तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा? यह वस्तु x की उस मात्रा को प्रकट करता है या प्रकट करती है, कुछ भी लिख सकते हो, फीमेल भी बना सकते हो इसको। प्रकट करती है जो उपभोक्ता वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई, वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई या अधिक इकाई भी लिख सकते हो, वस्तु x की एक अधिक इकाई के लिए वस्तु x की एक अधिक इकाई के लिए त्याग करने को इच्छुक होता है। ये आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आप लिखेंगे y, लिखो यहाँ पे कि बेटा अगर जैसे मान लो ये वस्तु x है और ये वस्तु y है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक समोसा बढ़ाना है, अगर एक समोसा इसको ज़्यादा खाना है, तो ब्रेड पकोड़े की कितनी मात्रा का त्याग किया जा रहा है या कितनी मात्रा त्यागने के लिए ये तैयार है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं MRS। इसका जो सूत्र होता है ये होता है बेटा डेल्टा वस्तु y अपॉन में डेल्टा वस्तु x। ये इसका सूत्र होता है। आपकी बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है डेल्टा y डेल्टा x, ऐसा भी लिखा हो सकता है, माइनस भी लगा हो सकता है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या ये भी लिख सकते, ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है कि y की त्यागी गई मात्रा अपॉन में x की बढ़ाई गई मात्रा, ये भी लिखा हो सकता है, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन आता है सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, तालिका सहित बनाइए। ये सीधा क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपको इसको तालिका से समझना हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अगर हम इसको तालिका से समझें तो मान लीजिए वही ले लेते हैं अपना समोसे ब्रेड पकोड़े। एक हम यहाँ ले लेते हैं समोसा और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्रेड पकोड़े, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है बेटा मान लीजिए पहले मैं जो है 15 समोसे और एक ब्रेड पकोड़ा खा रहा था, ठीक है। अब मुझे एक ब्रेड पकोड़ा ज़्यादा चाहिए तो मुझे समोसे कुछ घटाने पड़ेंगे, अगर और चाहिए तो और घटाने पड़ेंगे।
और चाहिए तो और घटाने पड़ेंगे, और चाहिए तो और घटाने पड़ेंगे। अगर आपको ये वस्तु x है और ये वस्तु y है, ठीक है, या यहाँ पे हम जो है किसकी बढ़ा रहे हैं मात्रा, हम यहाँ पे इस वस्तु x मानना पड़ेगा क्योंकि हम इसकी मात्रा बढ़ा रहे हैं। वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु y की कितनी मात्रा का त्याग किया जा रहा है, वो MRS है। अब मैं अगर यहाँ पे निकालूँ MRS, इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ, देखो पहला तो डैश आएगा, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो बेटा, इस वाले को, इसकी कितनी मात्रा बढ़ी 1, तो नीचे कितना आएगा 1, और y की कितनी त्यागी आपने, 15 में से 11 गए, 15 में से 11 गए 4, यही तो आएगा। तो यहाँ पे रेशो क्या आएगी 4:1। फिर आपने एक और बढ़ाई, फिर कितना त्यागा आपने, y की कितनी त्यागी, 11 से 8 पे आ गए आप, तो y की कितनी त्यागी 3, 3:1। तो y की आपने अब की बार 3 त्यागी, फिर एक बढ़ाने के लिए, फिर एक बढ़ाने के लिए, फिर कितनी त्यागी, फिर त्यागी 2, और इसी तरीके से फिर एक बढ़ाने के लिए फिर आपने कितनी त्यागी 1। तो आप यहाँ पे ये देखो कि आपकी जो MRS है ना, MRS क्या है, त्यागने की दर को बताता है कि x वस्तु अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो y का कितना त्याग किया जा रहा है। तो MRS जो होती है वो हमेशा जो है वो बेटा घटती है। क्या होती है, MRS जो है वो हमेशा घटती है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है कि MRS जो है वो उदासीनता वक्र का ढलान होती है, ढलान होती है। MRS जो है वो उदासीनता वक्र का ढलान होती है, क्योंकि यह हमेशा घटती है, क्योंकि यह हमेशा घटती है, इसलिए IC वक्र हमेशा मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ये बेटा आपको यहाँ पे समझना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो MRS है ना, ये बताएगी कि IC कैसा बनेगा। MRS जो है वो वैसे तो बेटा हमेशा घटती है, ठीक है, हमेशा घटती है। अगर मान लो ये बढ़ भी सकती है या ये स्थिर भी हो सकती है। मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर घटेगी तो ऐसा बनेगा, अगर बढ़ेगी तो IC ऐसा बनेगा। IC, ये IC है, अगर घटेगी, अगर बढ़ेगी तो IC ऐसा बन जाएगा, और अगर स्थिर रहेगी तो आपका IC जो है वो एक सीधी रेखा जो है वो बन जाएगा। तो MRS बढ़ रही है, घट रही है या स्थिर है, वो बताएगी IC कैसा है। और मैंने बोला MRS हमेशा घटती है, ऐसा जो है वो नहीं होता बेटा रियल लाइफ में, हमेशा MRS घटेगी ही। तो क्यों मूल बिंदु की ओर जो है क्यों मूल बिंदु की ओर जो है वो होता है, वो मैंने आपको जो है बताया है। ये बेटा आपको जो है हाँ जी, ये सारा एक ही लिखना है। है जी, नहीं, ये मैंने आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन बताए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो है उदासीनता वक्र क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो आपको ये अर्थ लिख देना है और ये कर्व बना देना है और ये 6 विशेषताएं लिख देनी है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बोला कि ये जो इसकी 2 विशेषताएं हैं ये अपने आप में क्वेश्चन भी हैं। जैसे सबसे पहली जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। तो अगर ये आगे तो क्या लिखेंगे आप कि अगर उपभोक्ता को एक वस्तु का उपभोग बढ़ाना है तो दूसरी का उपभोग घटाना पड़ेगा ताकि संतुष्टि का स्तर समान रहे। पहले में ये लिखा हुआ है, इसका आंसर में ये लिखोगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए
कि ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर जो है ये क्यों होता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर क्यों होता है, या सीमांत प्रतिस्थापन की जो दर है वो क्या होती है, तालिका सहित बताइए। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसके अंदर क्या करना है, आपको उसके अंदर जो है ये अर्थ लिखना है, ये तालिका बनानी है, और जो है तो उसमें ये लिखना है। अगर वो आपसे पूछे कि भाई ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर क्यों होता है, वहाँ पे आपको सीमांत प्रतिस्थापन की दर को समझाना है, MRS को, कि भाई MRS जो है ये तटस्थ वक्र का ढलान होती है, और ये हमेशा क्योंकि घटती है, इसलिए हमारा जो तटस्थ वक्र जो उदासीनता वक्र होता है, इसलिए ये जो है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। अगर वो आपसे ये पूछता है, चाहे ये पूछे सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, या वो ये पूछे कि ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर क्यों होता है, तो आप लिखेंगे ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपको बेटा ये आपने समझिया, ये हो गई बात यहाँ पे ख़त्म। अब यहीं पे ये जो आपने बताया है ये स्थिर वाला बेटा ये नहीं होगा बेटा, ये मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया, ये दोनों रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। MRS हमेशा घटती है और IC हमेशा ऐसा ही बनेगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि IC की शेप कैसी होगी ये MRS के ऊपर डिपेंड करता है, और MRS हमेशा घटती हुई ही होती है। अच्छा, अब एक नंबर का कॉन्सेप्ट और है, इसको कहते हैं तटस्थता मानचित्र। अब बेटा मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको ये पता होना चाहिए, तटस्थता, उदासीनता या अंधिमान एक ही चीज़ है। तो आपकी बुक में उदासीनता मानचित्र भी लिखा हुआ हो सकता है, या अंधिमान मानचित्र भी लिखा हो सकता है, ये एक ही चीज़ होती है। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ, तटस्थता, उदासीनता या अंधिमान ये एक ही चीज़ है, लेकिन अब लिखा हुआ है मानचित्र। पहले हमने वक्र पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं मानचित्र। मानचित्र का मतलब क्या होता है, आपको बस यहाँ पे लिख देना है कि भाई मत लिख देना, यहाँ पे आपको लिखना है कि बहुत सारे तटस्थ वक्रों के समूह को या समूहों को तटस्थ मानचित्र कहते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अगर एक ही IC होगा, सिर्फ एक, अगर सिर्फ एक ही IC होगा तो बेटा वो तटस्थ वक्र कहलाएगा। अगर एक से ज़्यादा होंगे, मान लो 2 हो गए, 3 हो गए, तो वो फिर तटस्थ वक्र नहीं कहलाएगा, तो वो फिर जो है तटस्थ मानचित्र, उदासीनता मानचित्र या अंधिमान मानचित्र कहलाता है। अगर एक से ज़्यादा तटस्थ वक्र है तो वो वक्र नहीं, उसको मानचित्र का नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं तटस्थ मानचित्र। अच्छा, अब एक चीज़ और है इसी के अंदर, इसको कहते हैं एकदिष्ट अधिमान। एकदिष्ट अधिमान क्या होता है, देखो एकदिष्ट अधिमान सिंपल है कि अगर उपभोक्ता के सामने 2 बाउल हैं, मान लो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो एक लड़की है, इसका नाम मुस्कान है, ठीक है, और 2 कटोरी इसके सामने रखी हुई है, इसके अंदर 5 जो है ब्राउन वाले गुलाब जामुन है, ब्राउन वाले, ठीक है, और एक दूसरी में क्या है, दूसरी के अंदर 5 ब्राउन वाले जो हैं वो तो है ही, 2 सफ़ेद वाले भी हैं, वाइट वाले भी हैं। तो अगर मुस्कान के सामने या किसी के भी सामने, किसी भी बंदे के सामने अगर ये 2 कटोरी लेके जाओगे तो ये तय है वो बंदा यही कटोरी उठाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 5 तो इसमें भी हैं, 5 इसमें भी हैं ब्राउन वाले, लेकिन इस कटोरी में क्या, इस कटोरी को उठाने का फ़ायदा क्या है, इस कटोरी को उठाने का फ़ायदा ये है कि इसमें दो रसगुल्ले ज़्यादा हैं, 2 वाइट वाले ज़्यादा हैं, तो कोई भी उपभोक्ता हो उसका हाथ वहीं जाएगा, उसी वाली कटोरी पे। तो एकदिष्ट अधिमान का सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर उपभोक्ता के सामने 2 बंडल होते हैं और
एक वस्तु की तो दो सेम क्वांटिटी होती है, लेकिन दूसरी वस्तु की अगर एक क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो उस बंडल को ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि उसका मानना है अधिक वस्तु के उपभोग से अधिक संतुष्टि संभव है। मुस्कान इस कटोरी को इसलिए उठाएगी, उसे लगेगा यहाँ इसमें ज़्यादा रसगुल्ले हैं, इसको खाऊंगी ज़्यादा तो ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। तो उस चीज़ को एकदिष्ट अधिमान कहते हैं कि अगर उपभोक्ता के सामने दो बंडल हैं तो वो उस बंडल को ज़्यादा प्रेफर करता है जिसमें एक वस्तु की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, और तटस्थता मानचित्र भी 1 नंबर में आ जाता है कभी कभार। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि तटस्थता मानचित्र क्या होता है, तटस्थता वक्र की विशेषताएं बताइए। ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ भी एक बारी। उसने भाई क्या करा, उनने पूछा तटस्थता मानचित्र क्या होता है, पहले उसका अर्थ बताओ और तटस्थता वक्र की विशेषताएं बताओ। 2 क्वेश्चनों को एक साथ जोड़ दिया, उसकी विशेषता ले ली और इसका अर्थ ले लिया। ऐसे भी आ सकता है। तो ये मैंने क्या समझाया आपको, एकदिष्ट अधिमान का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये कहते हैं इसको। ठीक है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये है कि अगर उपभोक्ता के सामने 2 बंडल हैं जिसमें 2 तरीके के गुलाब जामुन थे, एक थे ब्राउन वाले एक थे वाइट वाले। पहले वाले बाउल में ब्राउन वाले 5 थे और दूसरे वाले बाउल में 5 ब्राउन वाले तो थे ही थे, 2 एक्स्ट्रा थे वाइट वाले। तो अगर उपभोक्ता के सामने इन दोनों बाउल को लेके जाए तो उपभोक्ता डेफिनेटली बाउल 2 को ही उठाएगा, क्योंकि ब्राउन तो दोनों में ही है, उसमें वाइट वाले उसको ज़्यादा दिख रहे हैं। तो वो उपभोक्ता की सोच ये रहती है कि इसमें ज़्यादा रसगुल्ले हैं तो भैया इसी को उठाओ, ज़्यादा खाऊंगा तो ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। उपभोक्ता का माइंडसेट ये रहता है। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसको क्या लिखेंगे कि अगर उपभोक्ता के सामने 2 बंडल हैं जिसमें पहली जो वस्तु है उसकी मात्रा तो दोनों बंडलों में सेम है, जितनी इसमें है उतनी इसमें है, लेकिन दूसरी वस्तु जो है उसकी मात्रा एक बंडल में अधिक है, तो उपभोक्ता उस बंडल को ज़्यादा प्रेफर करता है। बंडल मतलब कोई बीड़ी के बंडल की बात नहीं चल रही है, बंडल का मतलब होता है कि वस्तुओं का एक समूह, सेट, उसकी बात चल रही है। कहीं बंडल में तुम कहीं और ही बंडल पहुंच जाओ। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है केवल तटस्थता वक्र क्या होता है, उसकी विशेषताएं, MRS क्या होती है, ये क्यों घटती है, ये आपने बेटा पढ़ा है। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये है, दूसरी चीज़ आपको क्या समझनी है इस चैप्टर को समझने के लिए, दूसरी चीज़ आपको समझनी है बजट सेट। बजट सेट क्या होता है, आपकी बुक में इसको बजट समूह भी लिखा हो सकता है, किसी बुक में इसको उपभोक्ता सेट भी लिखा हो सकता है। ठीक है, उपभोक्ता सेट भी लिख देता है कहीं कहीं, उपभोक्ता समूह भी लिख देता है कहीं कहीं। तो ये सब बेटा एक ही चीज़ें होती हैं। ये क्या है इसको समझिए ज़रा। मान लीजिए ये एक लड़का है, इसका नाम दीपांशु है, इसके पास 40 रुपये हैं। ठीक है, और वही 2 चीज़ें खरीदना चाहता है, समोसे और ब्रेड पकोड़े। आप क्या होगे, तुम तो पीछे ही पड़ गए इसके, समोसे और ब्रेड पकोड़े मुझे पसंद नहीं है। समोसे हैं मान लीजिए, चलो 10 रुपये का समोसा है और 10 रुपये के ब्रेड पकोड़े हैं। ठीक है, 10-10 रुपये का है, जो मर्जी ले लो, जो मन करे। इस बंदे के पास 40 रुपये हैं बेटा, 40 रुपये इसकी आय है और ये इन दोनों वस्तुओं की कीमत है। ठीक है जी, 40 रुपये इसकी आय है और ये 2 वस्तु खरीदना चाहता है, इन दोनों वस्तुओं की कीमत 10-10 रुपये है। तो ये क्या क्या खरीद सकता है, आप खुद सोचो। या तो ऐसा कर ले कि भाई 4 समोसे खरीद ले, ब्रेड पकोड़ा एक भी ना खरीदे, ऐसा कर ले। 4 समोसे खरीद ले, ब्रेड पकोड़ा एक भी ना खरीदे, 40 रुपये खर्च हो जाएंगे। या ऐसा कर ले 3 समोसे खरीद ले, 1 ब्रेड पकोड़ा खरीद ले, 3 समोसे 1 ब्रेड पकोड़ा, तो भी 40 रुपये खर्च हो जाएंगे। या ऐसा कर ले दोनों 2-2 खरीद ले, 2 समोसे 2 ब्रेड पकोड़े, तो भी 40 रुपये खर्च हो जाएंगे। या ऐसा कर ले 1 ये खरीद ले, 3 ये खरीद ले, 1 समोसा 3 ब्रेड पकोड़े, तो भी 40 रुपये खर्च हो जाएंगे। या ऐसा कर ले एक भी समोसा ना खरीदे, सारे के सारे ब्रेड पकोड़े ही खरीद ले,
तो भी 40 रुपये खर्च हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है इसके पास। ये 5 विकल्प हैं इसके पास, ये 5। तो ये जो 5 आया है, ये जो 5 आया है, इसी को ही क्या कहते हैं, बजट सेट या उपभोक्ता का सेट, उपभोक्ता का बजट समूह। इसके अर्थ में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इसके अर्थ में कि यह दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोजनों को प्रकट करता है, जिसे उपभोक्ता दी हुई आय और दो वस्तुओं की प्रचलित कीमतों पर खरीद सकता है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, एक उपभोक्ता के पास जितने पैसे हैं उसके अकॉर्डिंगली, और जो वो दो वस्तु खरीदना चाहता है उनकी मार्केट में क्या कीमत है उसके अकॉर्डिंगली उपभोक्ता क्या क्या खरीद सकता है, उन समूहों को, उस सेट को बजट सेट कहते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई दो वस्तुओं के बारे में बताएगा, वो सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये क्या है बेटा, ये है संभव संयोजन, जो उपभोक्ता जितनी उसकी आय है और जितनी दो वस्तुओं की बाजार कीमत है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या क्या खरीद सकता है। उपभोक्ता की दी हुई आय और दो वस्तुओं की प्रचलित कीमतों पर उपभोक्ता क्या क्या खरीद सकता है, या तो ए कॉम्बिनेशन खरीद ले, या बी खरीद ले, या सी खरीद ले, या डी खरीद ले, या ई खरीद ले। ये सारे के सारे उसके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, ये सारे वो जो है बाय कर सकता है। इसी को ही बजट सेट या बजट समूह कहते हैं। क्वेश्चन है बजट रेखा क्या होती है। बजट रेखा जो है ये क्या होती है, इसको ज़रा समझिए। बजट रेखा क्या होती है, तो बहुत ही ईजी है। जो ये संयोजन जो ऊपर आए हैं आप यहाँ लिख दीजिए, यह उससे कीमत रेखा भी कहते हैं ना। हाँ जी, नहीं इसको जो है कीमत रेखा, आय रेखा कहते हैं शायद, देख लेना। हाँ इसका नाम है, कई सारे नाम है, कीमत रेखा भी कहते हैं बेटा इसको। तो हाँ कीमत रेखा देख लेना, हाँ कीमत रेखा कहते हैं इसको। तो आप बहुत इजी लैंग्वेज में लिखवाऊंगा मैं, आप बस ये लिख दीजिए, बुक में नहीं लिखा होगा ये, आप बस ये लिख दीजिए यहाँ पे, यह बजट सेट का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। बस दैट्स इट। क्या बोला इसने, बजट सेट का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। मतलब कि जो ऊपर मेरे पास ये जो 5 संयोजन आए हैं, अगर मैं इसको ग्राफ बना दूं इनका, तो आपको एक कर्व मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो कर्व मिलेगा, ये देखो, इसको जब हम ऊपर वाले पॉइंटों को प्लॉट जब हम करेंगे, तो आपके पास ये प्लॉट जब आप करोगे बेटा, ये ऐसे आएंगे 4 0 0 4 और 3 1 3 1 और 2 2 और 1 3, ये आएंगे ऐसे। तो आपके पास ये एक लाइन बन गई ए और बी। ये क्या है, यही लाइन जो है बजट सेट है, बजट रेखा है या बेटा कीमत रेखा है। मैंने क्या करा, जो मेरे पास ऊपर बजट सेट आए थे, जब मैंने उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया तो मेरे पास जो वक्र आया वही बजट रेखा होती है। तो बजट रेखा क्या होती है, बजट सेट का चित्रीय प्रस्तुतिकरण। इससे सिंपल तो कहीं हो ही नहीं सकता। आपकी बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है कि भाई ये दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोजनों को दर्शाता है जिसे उपभोक्ता दी हुई है और बाजार की प्रचलित कीमतों पर खरीद सकता है, उसका चित्रीय प्रस्तुतिकरण जो है फलाना ढिमकाना
और बहुत कई लिखा हो सकता है, वो भी सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये 6 वर्ड में बात ख़त्म है, ये वही कह रहा है जो ऊपर उसने आपकी बुकों में 2-2 3-3 बात में लिखा हुआ है, तो ये इतना लिख देंगे। अच्छा जी, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा बजट रेखा के बारे में आपको ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है। कॉन्सेप्ट का नाम है बजट रेखा में खिसकाव। बजट रेखा कैसे कैसे खिसकती है? देखिए, बजट रेखा खिसकने के कई सारे रीज़न हैं, अलग अलग तरीके के केसेस हैं। बजट रेखा दो वस्तुओं के बारे में बताती है, ठीक है। मान लीजिए बजट रेखा ये थी हमारी ए और बी, बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे, ये x है और ये y है, ठीक है। और दो वस्तु है यहाँ पे, एक x वस्तु है और एक y वस्तु है, ठीक है। पहले मान लीजिए अगर बेटा x वस्तु जो है उसकी कीमत अगर घट गई, ध्यान से समझिए क्या कह रहा हूँ, x वस्तु की जो कीमत है वो घट गई, तो इसका मतलब क्या है, वो अब उपभोक्ता x वस्तु ज़्यादा खरीद सकता है। तो अगर केवल x की, y नहीं बोली मैंने, अगर x वस्तु की कीमत अगर घट गई तो आपकी बजट रेखा इनने को शिफ्ट हो जाएगी ऐसे, इसका नाम दे दीजिए बी डैश, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी। कब होगा ऐसा? कब होगा ऐसा? अगर x की जो कीमत है अगर वो घट जाएगी तो अब उपभोक्ता x वस्तु ज़्यादा खरीद सकता है। और अगर x की कीमत बढ़ जाए तो सिंपल सी बात है, वो पहले के कंपैरिजन में कम खरीद पाएगा, तो पीछे भाग जाएगी आपकी बजट रेखा। ऐसा कब होगा? अगर x की कीमत जो है अगर वो बढ़ जाए तो ये होगा। y में कोई चेंज नहीं हो रहा बेटा, यहाँ से कोई चेंज नहीं, y की कीमत जैसी थी वैसे ही। अच्छा, अभी मैंने सिर्फ x की कीमत में करा है। अगर y में हो जाए कुछ तो फिर क्या होगा? अगर y में हो जाए, मान लीजिए इस तरीके से आपकी बजट रेखा थी a और b, ठीक है, ये x अक्ष है, ये y, ये आपका y अक्ष है, यहाँ y वस्तु है, यहाँ x वस्तु है। अब x की कीमत में कुछ नहीं हो रहा, y में हो रहा है। अगर y वस्तु की कीमत घट जाए, सिंपल सी बात है, मैं y ज़्यादा खरीदूंगा तो बजट रेखा में कैसा शिफ्ट होगा? ऐसा। बजट रेखा कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर। कब होगा ऐसा? ऊपर कब पहुँचेगी? अगर y की जो कीमत है, y की जो कीमत है अगर वो घट जाए, y की जो कीमत है अगर वो घट जाए तो ये ऐसे ऊपर पहुँच जाएगी, और अब क्योंकि मैं ज़्यादा खरीद पाऊँगा अब। और अगर बढ़ जाए y वस्तु की तो सिंपल सी बात है, मैं y वस्तु कम खरीद पाऊँगा, तो बजट रेखा नीचे आ जाएगी A1। ऐसा कब होगा? अगर y की जो कीमत है अगर वो बढ़ जाए तो ऐसा हो जाएगा। x में कुछ नहीं हो रहा, x वहीं की वहीं है, यहाँ y में कुछ नहीं हो रहा था, y वहीं की वहीं है, केवल x की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे केवल x की कीमत में परिवर्तन हुआ है बेटा, और यहाँ पे जो है केवल और लिख लीजिए, केवल y की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। अब कुछ खुरापाती दिमाग में आता है कि अगर सर जी दोनों में ही हो जाए तो फिर क्या होगा? ये भी तो क्वेश्चन आएगा दिमाग में, अगर दोनों की बदल जाए, आते हैं दिमाग में ऐसा क्वेश्चन। तो अगर दोनों की बदल जाए तो क्या होगा भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब दोनों की ज़्यादा खरीदेगा। भाई जब एक में जब केवल x की बदल ली थी तो x की ज़्यादा खरीद रहा था, y की बदल ली थी तो y की ज़्यादा खरीद रहा था। अगर दोनों की घट जाए या दोनों की बढ़ जाए तो फिर क्या होगा? दोनों की वो ज़्यादा खरीद पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में, वैसे तो ऐसा कोई सिनेरियो आएगा नहीं, ठीक है, ये आते हैं ये दोनों कि जब x की कीमत बढ़ रही है, x की कीमत घट रही है, तो बजट रेखा में किस और खिसकाव होगा? इसको बेटा क्या कहेंगे? इसको कहते हैं दाईं ओर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाईं ओर। दाईं ओर, बाईं ओर, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आता है, कहाँ खिसकेगा? दाईं ओर खिसकेगा, बाईं ओर खिसकेगा। इसमें अभी मैंने कीमत को बढ़ाया और घटाया है। अगर उपभोक्ता की आय में हो जाए, क्योंकि ये दो चीज़ों से मिलकर बनी है, आय और कीमत, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाए और उपभोक्ता की आय अगर घट जाए
तो क्या होगा, तो देखिए, तो होगा जी ये हमारी बजट रेखा है ए और बी। बेटा बजट रेखा क्या है, बजट रेखा जो है क्या बता रही है, देखो ऊपर आ जाओ। बजट रेखा ये बता रही है कि ये लड़का था दीपांशु, इसके पास 40 रुपये थे, ये इसकी इनकम है, और ये दो वस्तु खरीदना चाहता था, ये 10-10 रुपये की इसकी कीमत थी। तो भाई ये 40 रुपये में केवल ये खरीद सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं खरीद सकता। दीपांशु ऐसा थोड़ी कर सकता कि 5 समोसे खरीद ले और एक ये खरीद ले, आएंगे ही नहीं, 60 रुपये के आएंगे ना भाई। 5 समोसे 50 रुपये के, एक ब्रेड पकौड़ा 10 का, 60 रुपये हो जाएंगे। ये भी नहीं कर सकता ये, 5 और 0, 5 समोसे खरीद ले ऐसा भी नहीं हो सकता, 5 ब्रेड पकौड़े खरीद ले ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है, 40 रुपये ही है बेटा इसके पास। हमारी जो आय होती है, सिंपल सी बात है, ये हमारी होती है औकात, ये हमारी औकात बताती है, ठीक है भाई। अब अगर मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ तो भाई मेरी औकात 15,000 रुपये है, मैं 15,000 की अंदर तो खरीद सकता हूँ, उससे बाहर थोड़ी ना खरीद सकता हूँ। 15,000 से ऊपर, मैं 15,000 जब मेरी इनकम है तो मैं 1,00,000 रुपये की कोई वस्तु कैसे खरीद लूँगा जब मैं कमाता ही 15,000 रुपये हूँ। तो अगर मान लो मेरी इनकम अभी 15,000 है तो मेरी बजट रेखा ये है, या मान लो तो 40 रुपये वाला एग्जाम्पल लेते हैं वही ऊपर। जब दीपांशु के पास 40 रुपये थे तो वो उसकी बजट रेखा ये थी। अगर दीपांशु के पास 80 रुपये आ जाएं तो इसकी बजट रेखा ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, A1 B1, इसकी बजट रेखा उधर शिफ्ट हो जाएगी। कब, अगर 80 रुपये हो जाएं, 80 रुपये दाईं ओर। क्यों, क्योंकि अब इसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, या सिंपल साधारण शब्दों में बोले तो औकात बढ़ गई, डबल हो गई औकात। अब पहले ये मैक्सिमम 4 समोसे खरीद पा रहा था 40 रुपये में, अब 8 खरीद सकता है उसी 80 रुपये में। और अगर 20 रुपये हो जाए इसकी इनकम तो इसकी बजट रेखा पीछे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि अब इसकी परचेजिंग पावर और कम हो गई, अब इसकी 20 रुपये हो गई। तो बाईं ओर कब खिसक जाती है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो दाईं ओर, और जब घटती है तो बाईं ओर। इस तरीके से परिवर्तन होता है बजट रेखा के अंदर, या तो कीमत की वजह से या आय की वजह से। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेटा। अच्छा, अब एक आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 4-5 क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। वो आपसे पूछ सकता है बजट रेखा का समीकरण बताइए, बजट रेखा का समीकरण। तो बजट रेखा का समीकरण का क्या मतलब होता है, ये होता है बेटा P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। आपकी बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है P1q1 प्लस P2q2 इज इक्वल टू M, ऐसा भी लिखा हो सकता है, एक ही चीज़ है ये। मैंने x1 x2 लिखा, उसने q1 q2 लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पहली वस्तु की कीमत, पहली वस्तु की क्वांटिटी, दूसरी वस्तु की कीमत, दूसरी वस्तु की क्वांटिटी, और M क्या है, उपभोक्ता की आय, उसके बराबर होती है। तो ये आपको समीकरण लर्न कर लेना है, 1 मार्क में पूछा जाता है कि बजट रेखा का समीकरण बताइए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सिर्फ ये आपको लर्न कर लेना है। वो आपसे पूछता है कि बजट रेखा का ढलान बताइए। ढलान का मतलब स्लोप होता है बेटा, स्लोप बताइए। तो आपको ये लिखना है px अपॉन में py। क्या लिखना है, px अपॉन में py, इसका स्लोप। वो आपसे पूछता है कि बजट रेखा एक सीधी रेखा क्यों होती है, बजट रेखा एक सीधी रेखा क्यों होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। तो आपको लिखना है कि क्योंकि दोनों वस्तुओं की कीमत स्थिर रहती है, इस वजह से बजट रेखा एक सीधी रेखा होती है। वो आपसे पूछता है कि भाई
बजट सेट का समीकरण लिखो भाई। बजट सेट का समीकरण ऊपर है बजट रेखा का, अभी बजट रेखा का पढ़ा आपने, आप बोल रहा है बजट सेट का समीकरण लिखिए। बजट सेट, उपभोक्ता सेट, बजट समूह, ये सब एक ही चीज़ें हैं बेटा, ठीक है। अब कैसे बनेगा, अब आपको लिखना है P1x1 प्लस P2x2, या ऐसे भी लिख सकते हो P1q1 प्लस P2q2, कुछ भी लिख सकते हो। और ये वाला साइन लगाना है अब आपको M, ये वाला। अब इक्वल टू का नहीं लगाना, जब बजट रेखा का पूछेगा तो इक्वल टू का साइन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब बजट सेट का पूछेगा तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, तो ये वाला लगाना है, इस तरफ वाला। ये आपको जो है ध्यान रखना है। तो आप बोलेगा जी जैसे इसमें आपने बजट रेखा का ढलान बताया था, तो बजट सेट का भी कोई ढलान होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। आपसे वो बोलेगा कि भाई बजट रेखा और बजट सेट में क्या अंतर होता है, बजट रेखा और बजट सेट में क्या अंतर होता है, ये बता भाई। तो ये तो क्वेश्चन है भाई दमदार, बजट रेखा और बजट सेट में अंतर पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया बेटा कि जो बजट रेखा है वो क्या है, वो बजट रेखा जो है वो क्या है, वो बजट सेट का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। ये एक वक्र है बेटा, ये एक वक्र है। और जबकि बजट सेट क्या है, ये तो समूह बता रहा है, ये कोई वक्र थोड़ी है। ये तो ऐसे आया था कि या तो मैं सारे समूह से खरीद लूँ, या ये 1 और 3, 2 और 2, और 3 और 1, और 4 और 0, ये बजट सेट आए थे। ये तो दो वस्तुओं के संभव संयोजन है। क्या है ये तो दो वस्तुओं के संभव संयोजन है। और जबकि बजट रेखा क्या है, इन संभव संयोजनों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। ये एक वक्र है, ये एक वक्र नहीं है, ये तो केवल पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है। तो अर्थ लिख सकते हैं, पहले में दोनों का अर्थ लिख देंगे, है ना, और दूसरे में ये बना देंगे बेटा। 2-3 नंबर का आता है, तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। अच्छा, वो आपसे पूछेगा, देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं इसमें, 1-1 नंबर के ही। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टेक्निकल टर्म्स जो आपको ध्यान रखनी है। वो आपसे पूछेगा कि बजट रेखा के बिंदुओं का महत्व बताइए। अब ये क्या क्वेश्चन है, बजट रेखा के बिंदुओं का महत्व बताइए। अभी मैंने आपको बजट रेखा बताई कैसे बनती है, ऐसे A और B कैसे बनी थी ये, जब मैंने बजट सेट को प्लॉट करा था तो ये बनी थी बेटा, ऐसी तो बनी थी। तो मान लो इसको हम नाम दे देते हैं CDE। कुछ पॉइंट होते हैं बजट रेखा के ऊपर, कुछ पॉइंट, ये कौन से पॉइंट थे बेटा, देखो जैसे मैंने ये करा था 4 समूह से, ये 0, 1 ये खरीद रहा था और 3 ये खरीद रहा था, 2 और 2 एंड 3 और 1 एंड ये बेटा 0 और 4 होगा, ये 0 और 4, और ये होगा 4 और 0। तो ये आ गया था कि भाई 40 रुपये में ये बंदा ये खरीद सकता है। तो इन सब कॉम्बिनेशन में 40 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो कुछ पॉइंट होते हैं बजट रेखा के ऊपर, कुछ पॉइंट होते हैं बजट रेखा के अंदर। मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ PQR, और कुछ पॉइंट होते हैं बजट रेखा के बाहर XYZ, ठीक है। तो इन सब का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। जो पॉइंट बजट रेखा के अंदर होते हैं, बजट रेखा के अंदर, भाई ये हमारी औकात है, ये क्या है, ये 40 रुपये हैं। इसके ऊपर बेटा जितने भी पॉइंट है ये 40 रुपये, ये हमारी औकात है कि इससे बाहर नहीं खरीद सकता मैं। ये जो PQR है, इनका मतलब ये है कि ये जो वस्तुओं के जो संयोग है ना, इनकी जो लागत है वो कम है और हमारी इनकम ज़्यादा है। मतलब बजट रेखा के अंदर जितने भी संयोग होंगे उनकी वैल्यू 40 रुपये से कम होगी, वो मैं बहुत ही ईजिली बाय कर सकता हूँ। और जो बजट रेखा के बाहर होते हैं, इसका मतलब क्या होता है
इसका मतलब क्या होता है कि इनकी जो लागत है ना वो ज़्यादा है और मेरी आय कम है। मेरी आय है 40 रुपये, जबकि ये जो बजट रेखा के बाहर हैं, जो बजट रेखा के बाहर हैं, इनकी लागत है 100 रुपये। क्या है बेटा? 100 रुपये। इसी चीज़ को क्या कहते हैं? इसी चीज़ को कहते हैं बजट बाधा। क्या कहते हैं? बजट बाधा। बजट में बाधा आ गई, उसके नाम से ही पता चल रहा है भाई बजट में बाधा कब आएगी। सिंपल सी बात है, जब मैं जो खरीदना चाहता हूँ जब मैं वो नहीं खरीद पाऊंगा तो बजट में बाधा आती है। आप ये लिख सकते हैं कि जब उपभोक्ता अपनी आय सीमित होने के कारण वस्तु के इच्छित संयोजन नहीं खरीद पाता, उसको बजट बाधा कहते हैं। दोबारा से समझिए मैंने क्या बोला। जब उपभोक्ता अपनी आय सीमित होने के कारण वस्तु के इच्छित संयोजन नहीं खरीद पाता तो उसको बजट बाधा कहते हैं। भाई मैं ये क्यों नहीं खरीद पा रहा? क्योंकि ये 100 रुपये के हैं और है मेरे पास कितने रुपए? 40 रुपये। भाई मैं आईफोन क्यों नहीं खरीद पा रहा? क्योंकि औकात है मेरी 15,000 की, है वो 1 लाख का। यही तो बात है, इसलिए तो नहीं खरीद पा रहा। सिंपल वही है भाई, वो बजट में बाधा आ रही है। तो जब मैं जो चीज़ खरीदना चाहता हूँ लेकिन मेरी लिमिटेड इनकम की वजह से जब मैं उसको बाय नहीं कर पाता, इट्स कॉल्ड बजट कॉन्स्टेंट्स। और जो ये इसके ऊपर होते हैं बेटा, ABCD, जो बजट लाइन के ऊपर होते हैं, ये वाले पॉइंट, ये क्या शो करते हैं कि इनकी जो लागत है और जो उपभोक्ता की आय है ये बराबर है। आप कोई सा भी संयोग ले लो इसमें से, ये सब 40 रुपये के बराबर है बेटा। तो हम क्या क्या खरीद सकते हैं? जो बजट के अंदर हैं, बजट रेखा के जो अंदर बिंदु होते हैं वो हम खरीद सकते हैं, और बजट रेखा के ऊपर जो बिंदु होते हैं वो हम खरीद सकते हैं। जो बजट रेखा के बाहर होते हैं वो हम नहीं खरीद सकते, बजट के अंदर और बजट रेखा के ऊपर। ये आपको जो है इतनी बकवास सारी की सारी ध्यान रखनी है। अब 2 मिनट का कॉन्सेप्ट हो रहा है। अगर आपको बेटा इतनी बकवास समझ में आ गई है, अगर आपको इतनी बकवास समझ में आ गई, हाँ जी सर जो अभी आपने बताया है ABC बिंदु वाला, हाँ इसको हम प्राप्त संयोग और अप्राप्य संयोग भी तो लिख सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, ये बजट बाधा जो है ये अप्राप्य संयोग है। अप्राप्य, तो काफी कंफ्यूज हो गई है। अप्राप्य संयोग। अप्राप्य का मतलब नॉन अटेनेबल, जो प्राप्त नहीं कर, हाँ, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते वो होते हैं अप्राप्य संयोग। ठीक है जी। और ये प्राप्य हैं, PQR वाले ये प्राप्त कर सकते हैं और ABCD वाले भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर इतनी बकवास आपको समझ में आ गई है तो एक अब हमने ये बकवास क्यों पढ़ी भैया? हमने तटस्थता वक्र, ये बजट रेखा, ये फलाना ढिमकाना, ये सब क्यों पढ़ा? क्योंकि मुझे पढ़ना था उपभोक्ता का संतुलन। मुझे क्या पढ़ना था? मुझे पढ़ना था उपभोक्ता का संतुलन। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको तटस्थता वक्र और बजट रेखा पता होनी चाहिए थी, तो ही आप इसको कर सकते हो बेटा। ये जो कॉन्सेप्ट है, पीछे हमने कौन सा पढ़ा था? उदासीनता वाला। अब हम कौन सी अप्रोच से पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं तटस्थता वक्र से। उपभोक्ता का संतुलन निकालने हैं तटस्थता वक्र विश्लेषण से। ठीक है, उदासीनता वक्र भी कह सकते हो या अंधिमान वक्र विश्लेषण भी कह सकते हो। उदासीनता भी कह सकते हो या अंधिमान भी कह सकते हो, एक ही चीज़ होती है। ठीक है जी। अच्छा, ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, घर से ही लिख के ले जाइएगा, शीट से ये आएगा ही आएगा, ये तय है, ये फिक्स क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अंदर, कंपलसरी है। तो इसको तो आप घोल कर पी जाइएगा। सबसे पहले आप इसका कर्व समझिए। आपको कर्व क्या बनाना है? आपको इसका कर्व बनाना है इस तरीके से, एक्स अक्ष, वाई अक्ष 0। सबसे पहले आपको एक बजट लाइन बनानी है, ये हो गया A और ये हो गया B। ठीक है, उसके बाद 3 उदासीनता वक्र बनाने हैं। कैसे कैसे बनाने हैं? एक तो इसको
छू कर जाना चाहिए, IC2 मान लीजिए। एक इसको काट के जाना चाहिए, IC1 मान लीजिए। और एक इसके बाहर बनाना है, IC3 मान लीजिए। ये आप जो है घोल कर पी जाएंगे बेटा। इस कर्व को आपको घोल कर पी जाना है। देखो, इसको नाम देंगे IC1 और इसको नाम देंगे IC3। अब ये इसको यहाँ टच कर रहा है, इसको यहाँ पे जहाँ ये टच कर रहा है इसको नाम दे देंगे E, यहाँ पे नाम लिख देंगे OP, यहाँ नाम दे देंगे OQ। ये वक्र है किसके अकॉर्डिंगली? इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली। तटस्थता वक्र विश्लेषण से उदासीनता वक्र से उपभोक्ता संतुलन कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ये तो वक्र है। क्वेश्चन ये है भाई, मुझे कैसे पता चलेगा ये संतुलन है? अर्थ क्या है इसका? कंडीशन क्या है कि यहाँ पे उपभोक्ता संतुलन में होगा? आप लिखेंगे कि जिस बिंदु पर बजट रेखा ऊंचे से ऊंचे तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है वही संतुलन बिंदु होता है। क्या बोला मैंने? जिस बिंदु पर बजट रेखा ऊंचे से ऊंचे तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है वही संतुलन बिंदु होता है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली संतुलन में आने के लिए दो शर्तें का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त आप लिखेंगे MRS इज इक्वल टू PX अपॉन में PY, ये लिखेंगे सबसे पहला। और दूसरा लिखेंगे कि MRS जो है वो घटती हुई होनी चाहिए, ये दोनों शर्त जिस पॉइंट पर पूरी हो जाती हैं वहीं उपभोक्ता बेटा संतुलन में होता है। अब जरा इन शर्तों को समझिए। ये MRS क्या है? MRS होता है IC का ढलान, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था MRS। ये PX अपॉन में PY क्या होता है? ये होता है बेटा बजट रेखा का ढलान, अभी ऊपर आपको पढ़ाया मैंने। तो जिस बिंदु पे IC का ढलान बजट रेखा के ढलान के बराबर हो जाता है वहीं उपभोक्ता संतुलन में होता है इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली। और ये दूसरा क्या है कि MRS जो है वो घटती हुई होनी चाहिए। आपकी बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है इसको कि ये जो MRS घटती हुई होनी चाहिए। जब MRS घटेगी तो अभी मैंने आपको बताया तो ही उदासीनता वक्र उन्नतोदर बनता है। तो आपकी बुक में ये भी लिखा हो सकता है, आपकी बुक में इसको ये भी लिखा हो सकता है कि IC मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, ऐसा भी लिखा हो सकता है आपकी बुक में ये। तो भाई जब MRS घटती हुई होगी तो ही तो IC मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा, क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको क्या पढ़ाया कि IC कैसा बनेगा ये MRS के ऊपर डिपेंड करता है। अगर MRS घटती है तो ये उन्नतोदर बनता है। तो दूसरी वाली शर्त कैसी भी लिखी हो सकती है। अर्थ लिखेंगे, शर्त लिखेंगे, वक्र बनाएंगे और इस वक्र को एक्सप्लेन करेंगे कि इस चित्र के अंदर उपभोक्ता का संतुलन E बिंदु पर प्राप्त होता है, क्योंकि E बिंदु पे संतुलन की शर्त MRS इज इक्वल टू PX अपॉन में PY पूरी हो रही है। ये आप इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और उसके साथ साथ एक चीज़ और एक्सप्लेन करेंगे। क्या? इनको नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए मान लो T और इसको नाम दे दीजिए S। उसको आपको ये भी बताना है कि IC3 और IC1 पे उपभोक्ता संतुलन में क्यों नहीं है, ये भी आपको उसको बताना है। इस पे भी कोई पॉइंट ले लीजिए, X और Y ले लीजिए। देखो बेटा, आपको उसको बताना है कि भाई उपभोक्ता IC3 पे संतुलन में क्यों नहीं है। भाई मैंने बोला संतुलन में कहाँ पे होगा?
जहाँ बजट रेखा ऊंचे से ऊंचे तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है। तो भाई IC3 को तो कहीं स्पर्श ही नहीं कर रही। बजट रेखा कहाँ है हमारी, ये रही बजट रेखा, और IC3 कहाँ है, ये रहा। तो ये तो बजट से ही बाहर है भाई। इस IC पे जो संयोग हैं वो क्या दर्शा रहे हैं कि हमारी बजट ये रही और वो संयोग तो बजट से ही बाहर है। तो IC3 जो है वो तो अप्राप्य है, ठीक है, नॉन अटेनेबल है। उस पे जितने भी संयोग है वो उपभोक्ता खरीद ही नहीं सकता। फिर आपको बताना है अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे ये तो कट कर रहा है इसको, तो कट नहीं करना बेटा, स्पर्श करना है। और आप लिखेंगे, अभी मैंने इसकी आखिरी विशेषता आपको क्या बताई कि जितना नीचा IC होगा उतनी कम संतुष्टि, जितना ऊंचा IC होगा उतनी ज़्यादा संतुष्टि। तो इस पे तो है नहीं उपभोक्ता संतुलन में, क्योंकि इस पे तो संयोग खरीद ही नहीं सकता। इन दोनों की अगर हम बात करें तो आप लिखेंगे कि जो IC1 है वो IC2 की अपेक्षा कम संतुष्टि दर्शा रहा है। IC1 सबसे नीचे है ना, तो जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम संतुष्टि दर्शाएगा। तो आपको लिखना है क्योंकि IC1 सबसे कम संतुष्टि दर्शा रहा है, इसलिए उपभोक्ता T और S बिंदु पे संतुलन में नहीं है। उपभोक्ता E बिंदु पर ही संतुलन में होगा, क्योंकि E बिंदु पे जो IC2 है वो IC1 के कंपैरिजन में ज़्यादा संतुष्टि दर्शा रहा है, क्योंकि बेटा IC2 IC1 से ऊपर बना हुआ है। हाइयर द IC हाइयर द सेटिस्फेक्शन, लास्ट फीचर मैंने आपको बताया था। ये आपको जो है इसके अंदर लिखना है, और ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल कर आप इसको बेटा पी जाइएगा। ये आपको पढ़ना है सारा का सारा चैप्टर नंबर 3 में। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तटस्थ वक्र, बजट रेखा और उपभोक्ता का संतुलन, यही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, और कोई नहीं है बेटा।